I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए सरकारों में एक पुरानी परंपरा है कि पहले उनका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके देखिए। यानी पहले किसी छोटे से स्तर पर उसको क्रियान्वयन की जमीन पर उतारिए योजना को, उसका परिणाम देखिए। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ घटाना जोड़ना है तो वो करिए, उसके बाद वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो इसलिए पायलट प्रोजेक्ट का मामला सरकारी परियोजनाओं में बहुत नॉन प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी परंपरा है। अब वही प्रैक्टिस, वही परंपरा यूसीसी के मामले में भी आने जा रही है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत भर में उसको लागू करने से पहले, देश भर में उसको जमीन पर उतारने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये ज़्यादा उपयोगी लगा, ज़्यादा व्यवहारिक लगा, ज़्यादा समीचीन लगा कि पहले इसको उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, जिसकी जनसंख्या काफ़ी कम है, छोटा राज्य है, पर्वतीय राज्य है, वहाँ इसको लागू करके देख लें ताकि तासीर समझ में आ जाए। कोई डॉक्टरी से जुड़े लोग जानते हैं कि कई बार कोई विशिष्ट किस्म का इंजेक्शन देना होता है, दवा इंजेक्ट करनी होती है किसी मरीज के शरीर में, जिससे ये हो सकता है कि भाई कहीं रिएक्शन ना कर जाए, तो उसका भी पहले टेस्ट होता है कि लगा ही दिया पूरा इंजेक्शन और फिर रिएक्शन कर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले टेस्ट में शरीर की प्रतिक्रिया अच्छी हो तो फिर पूरी दवा इंजेक्ट कर दो। वैसी ही चीज कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में अपनाई जाने वाली है। धामी सरकार ने वहां एक आयोग बनाया था, कमीशन, न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता में। उसने कई चरणों में लंबी कवायद करके एक मसविदा तैयार किया है और वो मसविदा अब आज कल परसों मानकर चलिए 2-4 दिनों के भीतर ही सरकार के पास पहुंच जाएगा और उसके कुछ ही दिनों के भीतर उत्तराखंड की विधानसभा के पटल पर आ जाएगा, सरकार के द्वारा रख दिया जाएगा। और उसके बाद भाजपा की सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का वो वादा पूरा हो जाएगा जो धामी ने किया था चुनाव में कि हम आएंगे तो यूसीसी लागू करेंगे। अब इस यूसीसी में होगा क्या? मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मूल रूप से जिन कारणों से समाज में ज्यादा विवाद होता है, उन कारणों को दुरुस्त करने की कोशिश इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। उसमें एक बड़ा कारण है जो स्त्री के कल्याण और उसके स्वाभिमान, आत्मसम्मान से भी जुड़ा है, वो है तलाक की अलग अलग प्रैक्टिसेस। एक पहले बहुत विचित्र प्रैक्टिस थी, तलाक तलाक तलाक, उस पर तो खैर रोक लगी, कानून बना।
लेकिन अभी भी तमाम तरीके के रवायतों के आधार पर ये सब तलाक हो रही है और शादी के भी कई तरीके हैं और स्त्री कुछ वर्गों में कुछ कई कुछ विशिष्ट धर्मों में विशेष धर्मों के अनुयायियों में स्त्री को संतान गोद लेने का अधिकार नहीं। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो ज्यादा विसंगतियां पैदा करती हैं समाज में और स्त्री के सम्मान को चुनौती देती हैं, उनमें एक रूपता आ जाए। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का यूसीसी इस बात की पुख्तई करेगा कि तलाक केवल अदालत के जरिए मान्य होगी, बाकी कहीं से कोई तलाक नहीं कर सकता। किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी इलाके का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, शादी केवल सरकारी स्तर पर रजिस्टर्ड होगी। सरकार की किसी भी सुविधा का कोई लाभ आपको चाहिए तो शादी आपको सरकार में ही के स्तर पर ही कानून के दायरे में रहकर ही पंजीकृत करवानी होगी। काजी साहब के लिखे पढ़े से मामला नहीं बनेगा, ये जान लीजिए। और तीसरी बात ये कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे गोद लेने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। संतान गोद लेने का अधिकार सबको समान रूप से कानून के द्वारा मिलेगा। कुछ इस तरह की चीजें हैं जो उत्तराखंड के यूसीसी के ड्राफ्ट में माना जा रहा है और जिनको धामी सरकार लागू करेगी। अब इन्हीं पर देश की और उत्तराखंड की प्रतिक्रिया का अध्ययन भाजपा करेगी और जब उसको लगेगा कि हां प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो यही पायलट प्रोजेक्ट देश के लिए यूसीसी में परिवर्तित हो सकता है, ये जान लीजिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पर, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर इसके और ज़्यादा आयामों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विसंगतियों को कैसे और कहां तक दूर कर पाएगा ये यूसीसी। कॉमन सिविल कोड पर लग रहे कयास और किंतु परंतु के बीच अब उत्तराखंड की वादियों से खबर आई है। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किया जा सकता है, क्योंकि 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी कमेटी में एक लंबी कवायद के बाद अगले 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। यूसीसी को लेकर सूबे में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी की जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट पेश होते ही इसके मसौदे पर ही बिल को पास कराने में कोई देरी नहीं करेगी सरकार। और ऐसा होने पर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू होगा। केंद्र सरकार की नजर भी इनके सुझाव, ड्राफ्ट और पैटर्न पर जमी है। हमने पहले से ही कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो। शादी तलाक, संपत्ति बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे करीब 8 मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अभी अलग अलग कानून है। वहीं उत्तराखंड के यूसीसी का जो मसौदा है उसमें भी शादी का रजिस्ट्रेशन, तलाक, संपत्ति का अधिकार, गुजारा भत्ता, बच्चों का संरक्षण जैसे विषय शामिल है। बिल लिव इन के लिए भी एक खास प्रावधान है। अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि देश के अंदर नागरिकों को समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने के लिए उन्होंने जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कमेटी का गठन हुआ, उसमें हजारों लाखों लोगों के सुझाव प्राप्त हुए। सरकार को ड्राफ्ट मिल चुका है। सरकार गंभीर है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य होगा। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी के इस प्लान ने फिर से घमासान मचा दिया है।
जमीयत उलेमाए हिंद ने फिर से सवाल उठाए हैं। जमीयत की दलील है कि जो बिल ला रही है सरकार, उसमें राज्य का नहीं है एकाधिकार। जमीयत उलेमाए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा है कि यूसीसी पर गठित समिति में सिर्फ एक रिटायर्ड अधिकारी और जज है। समिति के सदस्यों की बहाली कानून के मुताबिक नहीं हुई है। ऐसे में समिति की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। समान नागरिक संहिता आगामी लोकसभा चुनाव से पहले वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए माहौल बनाने वाला राजनीतिक हथकंडा है। बहरहाल एक देश एक कानून की कवायद में लॉ कमीशन भी यूसीसी पर तैयारियों में जुटा है। यूसीसी के लिए देश के आम लोग, मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित तमाम संगठनों से राय मांगी जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी पर सवाल ये है कि उत्तराखंड में तो यूसीसी बिल तैयार, क्या पूरे देश में लागू करेगी सरकार? जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट यानी यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, मसवदा रिपोर्ट पुष्कर सिंह धामी सरकार को मिल गई। अब विधानसभा का सत्र होना है और उस सत्र के पटल पर इस को विधेयक की शक्ल में आना है और उसके बाद कानून बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। क्या ये देश के यूसीसी का पायलट प्रोजेक्ट है? बड़ा सवाल ये है, इसको समझने की जरूरत है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत जी का स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी, नेता कांग्रेस, रत्नाकर जी का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु, रावत साहब का बहुत स्वागत है। फजील अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, फजील अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत पटेल जी, आपसे बात शुरू करते हैं, क्योंकि देश में भी लाना है तो आपकी सरकार है और वहां धामी जी भी आपकी पार्टी के हैं जो ला रहे हैं। एक तो आपकी समझ क्या कहती है कि इसमें क्या हो सकता है, एक विषय, और दूसरा, क्या ये टेस्ट केस है, ये पायलट प्रोजेक्ट है कि भाई बड़ी दवा देनी है तो पहले होता डॉक्टर कहता भाई परख लो, रिएक्शन एक्शन क्या है, फिर शरीर में जाए। वैसी स्थिति है यूसीसी को लेकर। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, यूसीसी के लिए तो जो हमारा उत्तराखंड का चुनाव हुआ था, हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी दोबारा तो हम कॉमन सिविल कोड लेकर के आएंगे। उसी के आधार पर इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। धामी जी ने जैसे मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके कुछ दिनों बाद ही कमेटी बन गई थी। सभी लोगों से सलाह ली गई, सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, और उसके बाद इस विषय में सरकार वहां पर लगातार बन रही है। सरकार उस विषय आगे बढ़ रही है और जैसा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि विधानसभा सेशन आ सकता है, सेशन में ये बिल लाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का भी ये उसके भाजपा के निर्माण से ही 3 मुख्य मुद्दे रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 को हटाने का हो, कॉमन सिविल कोड का हो। 2 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे कर दिए। ये मामला भी पेंडिंग है राष्ट्रीय स्तर पर। अब जहां तक कॉमन सिविल कोड का विषय है तो इसमें क्या कंटेंट्स हैं वो तो लगभग पब्लिक डोमेन में है। उसके पहले जो लॉ कमीशन ने भी सभी लोगों से सलाह ली थी, उस पर ड्राफ्ट बनाने की बात हुई है और कई सारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू आए हैं कि मुख्य यह है कि जो मैरिज है, डाइवोर्स है, सक्सेशन है, इनहेरिटेंस है, इसमें जो प्रोविजन है सभी धर्मों के लोगों के लिए समान किए जाएं। और कई बार कुछ लोगों द्वारा ऐसा प्रोपोगेंडा किया जाता है कि यूसीसी मतलब हिंदू लॉ। यूसीसी मतलब हिंदू लॉ नहीं है, मतलब जो भी प्रोविजन होंगे सभी के लिए समान होंगे। हो सकता है कि हिंदू लॉ में कुछ कमियां हो या कुछ इनकम्पिटेंसी हो, उसको ठीक करके किया जाए। तो ये सारे प्रोविजन होंगे कि मैरिज का एक आधार सेम होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन कॉमन होगा, डाइवोर्स जो है कोर्ट के माध्यम से ही होगा, इनहेरिटेंस में सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, गोद लेने का भी राइट होगा। ये मुख्य तौर पर यही प्रोविजन है जो 4-5 जो कानून होते हैं पर्सनल लॉज में, उसी का प्रोविजन किया गया है। और अब देखते एक बार बिल आ जाए, उसके बाद फिर डिटेल में चीजें सामने आएंगी। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ये रत्नाकर सिंह जी,
ये सारे मसले मोटे तौर पर स्त्री के सम्मान, उसकी गरिमा, उसकी स्वतंत्रता से जुड़े हुए मसले हैं, ठीक है ना। स्त्री किसी जाति धर्म की हो, किसी इलाके की हो, किसी वर्ग की हो, उसको समान संरक्षण कानून से मिलना चाहिए, ठीक। वही मोटे तौर पर यूसीसी का कंटेंट है। उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है सरकार के पास, कांग्रेस का इस पर क्या व्यू है? देखिए अमिताभ जी, समाज में फैली जो कुप्रथाएं होती हैं, समय समय पर उन कुप्रथाओं को दूर करने का काम सभ्य समाज ने किया है। चाहे वो दहेज, चाहे वो सती प्रथा जैसी कुप्रथा हो, चाहे बाल विवाह जैसी कुप्रथा हो, तो इस तरह की कुप्रथाओं पे जो है लगाम लगाने का काम समाज ने किया है, सभ्य समाज ने किया है। अगर सरकार की मंशा सही में सामाजिक परिवर्तन लाने की है, कुप्रथाओं को दूर करने की है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से यूसीसी का सपोर्ट करेगी। लेकिन जहां तक देखा गया है कि यह कमेटी में अभी जो कमेटी बनी है यूसीसी कमेटी, वो उसने अभी ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार नहीं किया है और ये बहुत सालों से प्रक्रिया चली आ रही है। उत्तराखंड सरकार जब बनी थी उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी हम जो है यूसीसी लागू कर देंगे, लेकिन अभी तक ड्राफ्ट बना नहीं है, तैयारी अभी पूरी हुई नहीं है। कह रहे हैं कि 2-3 दिन में हो जाएगा, ये हमेशा कहते हैं। ये गुजरात में भी कह रहे थे कि सरकार बनेगी तो हम यूसीसी लागू कर देंगे। जहां जहां चुनाव होता है, जब चुनाव होता है, अभी 5 राज्यों का चुनाव है, एक 17 तारीख को, 23 तारीख को, इस तरह से जो 5 राज्यों का चुनाव है, तो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रहती है। देखिए, मैं एक चीज इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में विविध संप्रदाय, विविध जातियां, विविध धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म का, हर संप्रदाय का अपनी संस्कृति होती है और कहीं ना कहीं एक कानून अगर बनाया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां हैं, आदिवासी समाज है, तो उनपे ये सब कानून थोपने जैसा होगा और लागू कराने का जो कवायद थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। और इसी यूसीसी का विरोध जो है इनके ही एनडीए के घटक दल कर चुके हैं। ठीक है, नहीं, मैं बात पूरी कर लूं अमिताभ जी, एक 20-30 सेकंड लूंगा और 20 सेकंड और लूंगा जी। इनके ही घटक दल, एनडीए के घटक दलों ने इसका विरोध कर चुके हैं, चाहे वह अकाली दल हो, चाहे वह पहले का पूर्व का एआईएडीएमके का इनका साथी हो, चाहे एनपीपी हो, ये सारे लोगों ने विरोध कर चुके हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि ये यूसीसी जो है वो आम नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ है। तो आप किस तरह से देश की जनता को कन्विंस करेंगे और किस तरह से बताएंगे कि यूसीसी जो है सबके लिए सही कदम है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी ठीक है। 2 बातें रत्नाकर जी ने की, उस पर मुझे समझ में आई। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि भाई हर बार कहते हैं करेंगे, लेकिन वो चुनाव आता है इसलिए फिर करते नहीं। मान लीजिए सरकार शपथ लेने के अगले दिन यूसीसी लागू कर देती विधानसभा में लाके, तो भी सबसे पहले सबसे ज्यादा हल्ला कांग्रेसी मचाती। कहती वाह जी वाह, स्टेक होल्डरों से बात ही नहीं की, कम से कम 5-7 साल तो बात हो, इतना बड़ा मसला है 75 साल से चर्चा चल रही है, इन्होंने 5 मिनट में प्रस्ताव पारित कर दिया, तो भी कांग्रेस को तकलीफ होती। अब चर्चा हो, 2.5 लाख सुझाव आए, तो भी तकलीफ। तब कैसे करें ये तो बताओ भैया। और दूसरी बात, कांग्रेस ने कहा कि भाई अकाली दल और शिवसेना और कुछ बताए उन्होंने, एनडीए और इंडिया के घटक दल क्या कह रहे हैं वो उनकी पार्टियां देखेंगी। लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि महिला को संरक्षण हो, समान, महिला के स्वाभिमान का समान रूप से सम्मान हो इस देश में। ठीक, बाकी क्या कांग्रेस कह रही है, क्या भाजपा कह रही है, अकाली ने क्या कहा और दूसरे ने क्या कहा, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मुझे एक मुद्दा ऐसा कांग्रेस बता दे अगली बार में, एक मुद्दा 75 साल में जिसमें सब लोग 155 करोड़ लोगों ने दस्तखत किए हो कि यस हम साथ हैं। नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ भाई साहब। तब सर्वसम्मति क्या होती है? इमरजेंसी में तो कोई सम्मति नहीं थी, केवल इंदिरा जी की सम्मति थी, फिर भी हो लग गई तो लग गई। इसलिए ये सर्वसम्मति जैसा शब्द जो है ये इल्यूजन है, ये टालने के लिए अपनाया जाता है। इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, निर्णायक मोड में देश को चलना चाहिए, ये अच्छी बात है। खैर, मैं रावत साहब के पास अंत में आऊंगा, पहले फजील अहमद साहब। फजील अहमद साहब, माना ही जा रहा है कि भाई
पहले उत्तराखंड में इसको लागू हो, कानून की शक्ल ले, उसके बाद वहां क्रिया और प्रतिक्रिया देखी जाए। इसी के समानांतर केंद्र सरकार के विधि आयोग ने एक समानांतर प्रक्रिया पूरी कर ही रखी है, वहां देख लिया जाए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, फिर उसको राष्ट्रीय फलक पर एक कानून के तौर पर लाया जाए। कैसे देखते हैं आप फजील अहमद साहब? अमिताभ जी, एक बात तो यह है कि कांग्रेस की किसी बात पर आप बहुत जल्दी उखड़ जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो कांग्रेस बोले गजब कर रहे हो, वो कांग्रेस, अरे रत्नाकर सिंह नहीं बोले, अब भाई कांग्रेस बोल लेगी, उनके पास तर्क है, वो दे लेंगे, आप क्या परेशान हो? ना हम इसलिए कह रहे हैं, नहीं सुन लीजिए, ठीक हम है, लोग का अधिकार है आप पर जी, सुन लीजिए, ठीक है, आप दीजिए चाहे मत दीजिए, पर हम अपना अधिकार की बात जरूर करेंगे। ठीक है भैया, आपके ऊपर हमारा बहुत अधिकार है जी, बिल्कुल, वो आप छीन नहीं सकते हमसे। ना बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि बीजेपी पार्टी जब कोई चुनाव हारने लगती है तो उसको यूसीसी याद आता है। अच्छा, इतना डरते क्यों यूसीसी लाने से ये लोग? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इतना डर किस बात का है भाई। जब कोई चुनाव हारते लगते हैं, अब देख ली 2 फेज का चुनाव हो गया, आज दूसरा फेज खत्म हो रहा है, 4-5 राज्यों का चुनाव है, अब यूसीसी का, अरे भैया इतना डर क्यों रहे? जो सरकार 24 घंटे में नोटबंदी कर दी, जो सरकार एक दिन में 370 समाप्त कर दी, जो सरकार 3 तलाक जैसा कानून ले आ दी बिना किसी से पूछे, वो सरकार आज यूसीसी पर, हम तो 9 साल से सुन रहे हैं, 9 साल हो गया सुनते सुनते कि यूसीसी आ रहा है, यूसीसी। अरे भैया इतना डरते क्यों आप लोग यूसीसी से? आपको लाना है तो आप तो 24 घंटे में लाने वाले लोग हो। अभी अब यहाँ पे चुनाव पे दूसरा फेज में स्थिति समझ में आ रही कि हमारी क्या है। अब नया शगुफा शुरू कर दी उत्तराखंड, अब आपने आज पहला डिबेट कराया है, अब शाम से देखिएगा कितना डिबेट होता है इस पर। फिर पूरी देश की जनता इसी में उलझी रहेगी, चश्मा कुछ दिखाई नहीं देगा कि यूसीसी आ रहा है। और यूसीसी क्या है भैया, आज तक किसी को पता ही नहीं। ड्राफ्ट मिला आपको, या भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है ड्राफ्ट के बारे में कि उसमें क्या ड्राफ्ट होगा या क्या कानून बनेगा। इस तरह देश की जनता को अंधकार में रख करके आप कितना दिन राजनीतिक सियासत करेंगे? आखिर देश की जनता पर भी आपको भरोसा होना चाहिए ना। देश की जनता क्यों इतना आप हर बार जो है चश्मे पर काला रंग बोल देते हैं? ठीक है, अब रुक जाइए, मेरा इससे बहुत सरोकार नहीं कौन जीत रहा कौन हार रहा, और ना मैं इतना बड़ा नजूमी हूं, फजील अहमद हो सकते हैं कि मैं जान लूं कि पहले राउंड की वोटिंग में कौन जीत रहा कौन हार रहा। मैं तो इतना बड़ा नजूमी नहीं, फजील भाई हो सकते हैं, उनके पास हो सकता है कि अपनी ऐसी कोई चेतना हो, मेरे पास तो नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा, रुक जाओ भाई, उन्होंने कहा किसी के पास जानकारी नहीं, ये उनके पास जानकारी का अभाव है, ये उनके पास जानकारी का अभाव है। मैं 2 आंकड़े रख दूं ताकि आगे से वो विद्वान व्यक्ति हैं, कहीं बोलेंगे तो तथ्यपरक बात बोलेंगे। 2.5 लाख, अरे रुक जाओ भाई, अभी रुकिए, 2.5 लाख नहीं कर चुके आप, जितना करना था कर दिए थे। 2.5 लाख लिखित सुझाव जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के पास पहुंचे। वो कह रहे किसी से पूछा ही नहीं, आपने नहीं दिया सुझाव, वो अलग बात है। विधि आयोग, भारत के विधि आयोग के पास जब मैं देख रहा था तब तक 17 लाख से ज्यादा सुझाव पहुंच चुके थे। ठीक, हो सकता है जब उन्होंने बंद किया हो तो 25 लाख 50 लाख हो गए हो। ठीक, फजील अहमद नहीं गए तो वो मान रहे हैं कि मुदा आंख कतऊ को चुनाई, बोले हमसे हमारे पास क्यों नहीं आई सरकार, हमसे तो पूछती आके घर पे। अरे जो 20 लाख आदमी लिख के सुझाव दिया वो समझदार नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। रावत साहब आपने सुझाव नहीं दिया, ये गलती आपकी है कि सरकार की है? और फिर ये चिल्लाना कि भाई हमसे तो पूछा नहीं। अब या तो ऐसा तो कोई कार्यक्रम किसी देश में संभव नहीं कि 150 करोड़ लोगों के घर कोई जाए पूछने। और दूसरी एक बड़ी बात ये कि शादी का जिसको सरकारी सुविधा चाहिए उसको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन सरकारी कानून के तहत कराना चाहिए। इसमें क्या हिंदू मुसलमान है? स्त्री को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार हो, इसमें कहां से शरीयत में समस्या हो रही है, कहां से मुसलमान का उत्पीड़न हो रहा है? इसमें इद्दत और जो इस तरह के जितनी कार्यक्रम हैं, इनके बजाय तलाक का, विवाह का एक कानूनी रास्ता और छुटौती का भी एक कानूनी रास्ता, अदालत में जाइए छुटौती लीजिए। इसमें क्या समस्या क्या है भाई? इससे सरल और साधारण व्यवस्था क्या हो सकती है सबके लिए?
अमिताभ जी, जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राकृतिक होती है, प्रकृति के अनुरूप किसी चीज को चलना। ये हर स्त्री का और पुरुष का अधिकार है कि अगर उनको बच्चा नहीं तो गोद ले सकते हैं। ये नेचर का अधिकार है और ये तो जानवरों में भी होता है। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन कई बार हमने देखा है कि एक शेरनी हिरन के बच्चे को भी गोद ले लेती है और उसको मारने नहीं देती है। कितनी बार वो वीडियो वायरल हुआ। ये प्राकृतिक अधिकार है, इसमें कोई दुराय नहीं है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जो फजील भाई कह रहे थे कि पूछना चाहिए, जब हम वोट देते हैं ना, उस समय विधायक भी चुनते हैं और हम एमपी भी चुनते हैं, और हमारे चुने हुए उनको हम अधिकार देते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाकर के, विधानसभा में जाकर के आप जो भी पक्ष रखेंगे वो हमें मान्य होगा, क्योंकि आप हमसे पूछ करके कोई बात रखने वाले। इसका मतलब विधानसभा के अंदर जितने भी एमएलए हैं, अगर वो कोई बिल पास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड या किसी भी राज्य के लिए होगा और वो देश के लिए होगा। इसलिए ये हमें कहना कि हमें नहीं पूछा, ये गलत है। और ये सरकार पूछने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति का चुना हुआ व्यक्ति वहां एमपी और एमएलए बैठा हुआ है, इसलिए अधिकार है, ये कर सकते हैं। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये खामा खा के अभी बोल दिया भाई कांग्रेस की बात की। अरे कांग्रेस ने तो ये बीज बोए हैं। कांग्रेस अगर जब देश आजाद हुआ था उसी समय अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए बराबर कॉमन सिविल कोड लेके आती तो आज कलेश ही नहीं होना था। उस समय जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान उधर बन गया धर्म के आधार पर और हिंदुस्तान इधर बन गया, तो क्या जरूरत थी मुसलमानों के दबाव में आने की? मुसलमानों के दबाव में आकर के देश के अंदर दो तरह की विचारधारा पैदा कर दी। कोई भी देश के विकास के लिए एक ही विचारधारा जरूरी होती है और एक ही प्रकार का कानून जरूरी होता है, जिससे कि सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि मुसलमानों के अंदर कितने तलाक हुए, वो कोर्ट केस के थ्रू हुए या कितनों ने गोद लिया, वो सब रिकॉर्ड होते हैं। इसमें कोई धर्म का लेना देना अमिताभ जी नहीं है। इसको सरकार को पास कर देना चाहिए और उसके अलावा केंद्र में पास कर देना चाहिए। उसके जब कोई भी अगर साइड इफेक्ट कोई दिखता है कहीं पर भी, जैसे आदिवासियों की बात करिए, कहीं सभ्यताओं की बात करिए, संस्कृति की बात करिए, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन जरूर आता है। जी ठीक बात है। पता नहीं प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगा। एक जो आक्षेप भाजपा पर है कि भाई चुनाव आते हैं तो यूसीसी याद आता है, उस पर उत्तर लूंगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। शायद लोगों को हर वक्त भूमिकाएं याद नहीं रहती। ये देश जब हिंदू कोड बिल लेके आया ना, जाइए संविधान पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में और उस वक्त के दस्तावेजों को पढ़िए कि पार्लियामेंट में पंडित जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने क्या वचन दिया था देश को। वो वचन कैसे भूल गए? हिंदू कोड बिल आया था तब हिंदू यहां नहीं था, उसकी परंपराएं नहीं थी, उसकी मान्यताएं नहीं थी। अरे इस्लाम तो कुल 1500 साल, 1600 साल बहस कर लो तो 1700 साल चलो, ये तो 5000 साल की परंपराएं थी। लेकिन हमने स्वीकार किया कि लिखो शादी ऐसे होगी, तलाक ऐसे होगा, गोद ऐसे लिया जाएगा, सब मान लिया। उसके बाद वही कांग्रेस कह रही है कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए, जन जागरण करो। पहले नेहरू जी कौन सा जागरण कर रहे थे? भगवती जागरण। उनका जागरण, इनका जागरण दैनिक जागरण। ऐसा नहीं करो। दूसरी बात, इस देश में कुरीतियों की बात कही थी शायद किसी ने, रत्नाकर भाई ने, किसी ने। हां, भारत के बहुसंख्यक समाज ने सती प्रथा पर कानून स्वीकार किया। मुझे भैरव सिंह का संघर्ष याद है। विधवा विवाह पर हमने स्वीकार किया कानून, बिना उफ किए स्वीकार किया, उसके लिए लड़े कि लागू करो। और संपत्ति में लड़कियों का अधिकार, प्रशांत जी को पता होगा, वकील भी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू लाए थे, हमने स्वीकार किया कि नहीं किया? हमारी प्रथाएं कुरीति थी, नेहरू जी ने इनको दूर कर दिया। अब इधर जो प्रथाएं चल रही हैं सुरीति हैं, इनको कोई दूर नहीं करेगा। कैसे चलेगा? चश्मा एक रखो भैया। खैर प्रशांत पटेल, आपके पास आप पर कांग्रेस का आरोप और फजील अहमद साहब का आरोप कि जब आप चुनाव में होते हैं, और फजील भाई तो परिणाम भी जान गए हैं 3 दिसंबर वाला, वो करे जब हारते हो तो यूसीसी याद आती है। ये क्या मसला है भाई, बताओ।
देखिए, चुनाव के का जो प्रश्न है हर बार उठता है। कभी जब भी भाजपा सरकार कुछ काम करने जाती है, कोई नया काम होता है, तो कह देते कि चुनाव आ रहा है। भाई अमिताभ जी बताइए, कौन सा ऐसा छमाही नहीं है कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव ना होता हो। हर 3 महीने में तो अगर पंचायत और नगर पालिका जोड़ लिया जाए तो हर 2 महीने 3 महीने देश में कहीं ना कहीं होता है, और विधानसभा लोग मिला दिया जाए तो हर 6 महीने किसी न किसी देश के राज्य में तो चुनाव होता ही है। तो इसका मतलब तो यह है नहीं कि भाई देश के सारे काम ठप कर दिए जाए, बिल आने बंद हो जाएं। फिर जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो कहते हैं कि अधिनायकवाद ला रहे हैं। तो इसलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है कि ठीक है, चुनाव वाला भी आपका जो आरोप है वो भी बंद हो जाएगा कि वे चुनाव के लिए बिल ला रहे हैं। और दूसरी बात, ये विषय तो लगातार चल रहा था, कमेटी बन गई थी जैसे धामी जी की सरकार ने शपथ ली। चूंकि बड़ा विषय, उसमें सबकी सलाह ली गई, 2.5 लाख से अधिक उस पर सलाह आई, उनका सबको पढ़ना, कंपाइलेशन करना, और सभी की सलाह के आधार पे विषय बढ़ रहा है। अब बीच में चुनाव आ गए, चुनाव तो चलते रहेंगे। अभी ये चुनाव समाप्त होगा, उसका लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, तो चलती रहेंगी। ये उत्तराखंड का तो विधानसभा जो है 2027 तक है, फरवरी 2027 तक चलती रहेगी। क्योंकि अब विषय के यूसीसी को क्या है कि देश की जनमत ने स्वीकार कर लिया है, तो चाहे कांग्रेस के साथी हो, विपक्ष के साथी हो, और भी लोग खुले मन से इसका विरोध करने की हैसियत में नहीं रह गए हैं। तो ये किंतु परंतु करके अब चुनाव पे सारी चीजों पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्योंकि आज जो है एक देश का जो बड़ा वर्ग है, हमारी जो आधी आबादी है, जागरूक हो चुकी है अपने अधिकारों के लिए, और किस तरीके से इन्होंने कुकृत्य किए हैं उस सबको समझ चुकी है। तो इसलिए अब आज की डेट में अमिताभ जी कोई खुल करके यूसीसी का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। एक समय ये लोग ट्रिपल तलाक का भी सपोर्ट करते थे, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, पार्लियामेंट ने उसका कानून बनाया, हलाला जैसी कुप्रथाएं भी समाज की जानकारी में आई। आज टेक्नोलॉजी के युग में पहले लोग नहीं जानते थे कि हलाला जैसी कुप्रथा, जो एक ऑर्गेनाइज रेप चल रहा है इस्लामिक समाज में, उसको आज लोग जान रहे हैं। तो किस मुंह से लोग यूसीसी का विरोध करेंगे? तो विरोध तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की बात है। तो इस तरह भी प्रोपेगेंडा लेकर के आए, तो ये सब प्रोपेगेंडा चल नहीं पाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, उत्तराखंड में भी आएगा, देश में भी जब उसका समय होगा तो वो भी लागू होगा। इसमें कहीं किसी को किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। ठीक है, रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। रत्नाकर जी, जब हिंदू कोड बिल आया पंडित जी के समय में, तो हिंदू कोड बिल के लिए कोई हिंदुओं से रायशुमारी नहीं हुई। कोई तब भी भारत की आबादी बहुत कम तो नहीं थी, और हिंदू भी उसमें मेजॉरिटी में तब भी थे, आज भी है। ठीक, 1-2 लाख आदमियों से भी बुलाक नहीं पूछा गया, ना चिट्ठी मांगी गई। वो छोटा मसला था क्या? अब 83-84% रह गए, तब तो मेरे ख्याल से 90% होंगे हिंदू। उनके भाग्य पर, उनके हजारों वर्ष की रीति रिवाज परंपरा में, उनकी मेरिट डिमेरिट पर नहीं जा रहा। वो परंपराएं अच्छी थी, खराब थी, लेकिन थी ना एग्जिस्टेंस में भारत में। उनको एक सिंगल स्ट्रोक से पार्लियामेंट ने अबॉलिश किया ना। उससे पहले कहीं मीटिंग हुई थी, कहीं सम्मेलन हुआ था, गांव गए थे कांग्रेसी पूछने? नहीं ना। हमने भरोसा किया कि नेहरू जी की बुद्धिमत्ता है, हमारी लोकसभा की बुद्धिमत्ता है, ये लोग चुन के भेजे। ये जो बात रावत जी कह रहे हैं, ये लोग ठीक ही फैसला लेंगे देश के लिए। रत्नाकर जी, ये बिल्कुल सेम केस नहीं है क्या? उस वक्त 30 करोड़ भी हिंदू रहे, मान लीजिए 40 करोड़ भी रहे हो, जो भी रहे हो, उनसे कोई रायशुमारी हुई थी क्या कि भाई आपकी परंपराओं को सबको एक साथ लाके हिंदू कोड बिल में डाल दें, कानून बना दें? रत्नाकर जी, जी 3-4 चीजें हैं जी। उम्मीद है कि आप मुझे जी बिल्कुल समय देंगे। बिल्कुल, आप अपनी बात शुरू करो, ये बोलने की बजाय अपनी बात शुरू करो जी। आधे पे रोकने लगते हैं जी। देखिए अमिताभ जी, किसी एक विशेष धर्म को और एक विशेष समुदाय को के लिए अगर कोई बिल ड्राफ्ट किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसमें जो परंपराएं चलती हैं, उन परंपराओं को ध्यान में रख के उसको कानून में तब्दील कर दें। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू कोड बिल से जो है एकदम बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमारे देश की सभी धार्मिक जो
धर्म है, जो संप्रदाय है, जो जातियां हैं, सबके लिए ये कानून एक समान लाया जा रहा है। किसी एक धर्म एक जाति के लिए नहीं लाया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि यह मोदी सरकार लॉ कमीशन लेके आई थी 2016 में, और 2016 में लॉ कमीशन जब लेकर आई थी तो 2018 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट सौंपा जिसमें 8.5 लाख सुझावों से ज्यादा इनको सैंपल्स एकत्रित किए गए थे। और वो लॉ कमीशन ने क्या सुझाव दिया? वो लॉ कमीशन ने यही सुझाव दिया कि अभी देश में 10 साल तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मोदी सरकार अपने ही लॉ कमीशन के सुझाव को दरकिनार करके और यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने की जो कवायद कर रही है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके भी एजेंडे में था यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों नहीं लेके आए? अभी हमारे धर्मगुरु जो बैठे हैं भाई साहब यहाँ पे, रावत जी, वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 9.5 साल से मोदी जी की भी सरकार है। अभी तक एक भी राज्य में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाए। हमारे ऊपर हमको कोसने की जगह आप जरा कितने सालों तक सत्ता में बने हैं वो भी जरा देख लीजिए, क्यों नहीं ला पाए। और क्यों आपको ठीक चुनाव के 4 महीने पहले इस मुद्दे को हवा देने की क्यों जरूरत पड़ गई, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। ठीक अटल बिहारी वाजपेयी ने इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे पूरा तो है, 2-3 बार मैं बोला हूं कि 2-3 बात करूंगा, मैं पूरा कर लीजिए। 3 हो गई, 4 हो गई मित्र, चलो 5वीं करो जी। 2 करूंगा, सिर्फ 2 जी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और नहीं लागू किया उन्होंने कहा कि सामाजिक ताना बाना जो है वो अब बिगड़ सकता है, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं करेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये नकार देंगे और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे, पंडित नेहरू के ऊपर आरोप लगाएंगे। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और धर्मगुरु बैठे हैं यहाँ पे, इस देश में एक ही चीज के लिए दो राज्यों में 2 तरह के कानून होते हैं। आप गुजरात प्रदेश में गौकशी पे प्रतिबंध है, आप वहां पे गौकशी नहीं कर सकते, लेकिन गोवा में आप गौकशी को छूट दिए हैं और सरकार वहां पे टैक्स वसूलती है। तो जब 2 राज्यों में एक ही चीज पे 2 तरह के कानून है, तो इस देश में तो विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है जी, अब 5, 6, 7 सारी बातें आ गई। अच्छे से आपने अपना तर्क रखा, अच्छे से रखा, सारी बातें आ गई। मेरे ख्याल से अब आप संतुष्ट हुए होंगे कि हमने विस्तार से वाजपेयी से लेकर नेहरू तक सारी बातें कर ली जितनी आप कहना चाहते थे। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर आप जी आपके पास नहीं मिला। मैंने कहा कि हिंदुओं के भाग्य का जब निर्णय जवाहरलाल कर रहे थे तो किससे पूछा था? वो शंकराचार्य थे हमारे? नहीं ना, वो तो मोतीलाल जी के लड़के थे। वो शंकराचार्य थे, जगत गुरु थे। उनने एक पेन की नोक से सब व्यवस्थित कर दिया। बोले 5000 साल से चल रहे हैं, कुछ नहीं मतलब ना, कानून बना दो। कांग्रेस कह रही एक के लिए नहीं बनाए, हिंदू कोड भी एक ही के लिए बना था भाई साहब। वो क्या मुस्लिम पर लागू था? नहीं। लेकिन कांग्रेस इस बात को, रत्नाकर जी ना भी नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, कांग्रेस के लोग इस बात से बहुत चतुराई के साथ अपने को अलग कर लेते हैं कि जब जवाहरलाल जी इसको लोकसभा में लाए, बोले, इस पर हस्तक्षेप किया उन्होंने और बोले प्रधानमंत्री तौर पर, तो उन्होंने कहा कि इसको पारित कर दे लोकसभा। मैं निवेदन करता हूं और मैं वचन देता हूं बहुत जल्द मुस्लिम ये हिंदू कोड बिल लेके सरकार आएगी। ये जवाहरलाल नेहरू का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वचन था। इस वचन के बाद लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया, तब हिंदू कोड बिल एग्जिस्टेंस में आया। कहां गया वो वचन? आपने जानबूझकर ये वचन दिया कि ये अभी का कलेश काटो, बाद में तो हम निपटी लेंगे। आज 90% आबादी के बारे में निर्णय आप कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई फैसला आए, कोई बात आए तो रावत साहब ये बात समझ में थी। यहां पर तो सीधे पार्शियलिटी दिखती है। जो लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि अभी और चर्चा करो, 100-200 साल तक और जन जागरण हो, नाना प्रकार के जागरण हो, हलवा पूरी भट्टे,
जैसे जनसंख्या पे जागरण हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और जागरण भी बढ़ता जा रहा। ठीक, वो लोग ये क्यों नहीं समझ, ये बात कभी नहीं कहते कि हाँ जवाहरलाल नेहरू ने अचानक से एक दिन में फैसला कर दिया, बोले हिंदू कोड बिल। मुझे याद नहीं वो काशी मथुरा मीनाक्षीपुरम कहीं के पंडितों को बुला के उनसे चर्चा की हो, शंकराचार्यों से। ठीक बात है रावत जी। अमिताभ जी, मैं अपना रत्नाकर जी की बात का जवाब दे दूं कि कई बार क्या होता है कि जितने 50-60 साल आपने शासन किया, इन 60-70 सालों के अंदर देश को उलझा के रखा, देश को गुमराह करके रखा। आपने गाय काटने के लाइसेंस दिए, आपने दिए थे। वो जो कुरीतियां आपने पैदा कर दी थी ना, उनको समय लगता है किसी भी चीज को, बीमारी को, कैंसर को काटने में। आपने गोवा की बात की और आपने गुजरात की भी बात की। उस समय गांधी जी का ही रुतबा था ना, गांधी जी की चलती थी। गांधी जी ने गुजरात में तो करा दिया, वहां पे नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? सरकार आपकी थी। आपको सोचना चाहिए था उस समय कि गोवा के अंदर क्यों उस समय क्यों नहीं किया, रोक देते उस समय। लाइसेंस आपने दिए। जब लाइसेंस दे रहे थे आप, तो उस समय करप्राप्ति महाराज जी शंकराचार्य थे और उन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया इंदिरा गांधी के सामने, क्या आप जो गौकसी की फैक्ट्रियों के लाइसेंस दे रहे हैं, आप इनको रोकिए, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। लेकिन आपने वहां पे गोलियां चलवा दी और कितने साधुओं को, निहत्थे साधु को मार दिया। और आप आरोप लगाते हो बीजेपी के ऊपर, आरोप लगाते हो भाई काम नहीं कर रहे, 9 साल हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर आपने आरोप रख दिए कि उन्होंने नहीं किया जी, यूसीसी शुरू नहीं किया। अरे उनके मुद्दे में तो राम मंदिर भी था, लेकिन उन्होंने ये कह के टाल दिया कि भाई ये सरकार जो है मेजोरिटी में नहीं है, जब कभी मेजोरिटी में आएगी तो राम मंदिर लाएंगे। उस समय उन्होंने कहा कि जब एक सरकार चलाने के लिए कुछ चीजों पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे आप लोगों ने भी कंप्रोमाइज किया। आपने दबाव में आकर के नरसिंह राव जी ने उठा करके एक बिल लेकर के आगे मंदिर के ऊपर के भाई पुराने मंदिर जैसे स्थिति में रहेंगे, वर्षे पैक्ट लेकर के आगे। तो आपने हिंदुओं के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया मुसलमानों की वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आपको बोलने का अधिकार नहीं है बहुत ज्यादा, आप तो सिर्फ सुनते रहो और अपने चुनाव लड़ते रहो और हारते रहो, बस यही आपकी स्थिति है आज की डेट में। नहीं, हारना जीतना तो जनता के हाथ में। फजील अहमद साहब, जो बात रावत जी कह रहे थे एक बड़ी सीमा तक वो ठीक है। जब हम लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र चुनते हैं उस फॉर्म को, तो स्वाभाविक है हमारे तरफ से निर्णय वही लोग लेते हैं। जो सांसद, विधायक या पार्षद, नगर पालिका की बात करें, वो चुने जाते हैं। जैसे देश की 90% आबादी के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हजारों साल की प्रथा और परंपराओं पर जवाहरलाल जी ने फैसला ले लिया था तत्काल। नो, आई विल डू। नहीं, कोई राजकुमारी नहीं हुई, कोई जन जागरण नहीं हुआ, कोई रात्रि जागरण नहीं हुआ, कोई दिन का जागरण नहीं हुआ, हो गया। वैसे ही समय बदल गया। 70-75 साल आगे की बात है, तो अब देश भर के लिए सिविल कोड आ जाए। फजील साहब, देखिए मसला अमिताभ जी ये नहीं है कि क्या कानून बनता है जी। मसला ये होता है कि कानून बनने से पहले जब कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के रावत साहब जैसे लोग जब बात मुसलमान पे कर देते, अरे भाई यूसीसी सिर्फ मुसलमान के लिए बन रहा है क्या? कह रहे मुसलमानों के लिए अलग कानून बन रहा है। अरे भैया यूसीसी सबके लिए बन रहा है और सबको अपना अपना, ये सिर्फ मुसलमान का नहीं है, सिख को आजादी है, क्रिश्चियन को आजादी है, हर धर्म को अपनी आजादी है। और सारे धर्मों से बढ़ करके अमिताभ जी हिंदू कोड बिल देख करके तो विशेषाधिकार दिया जवाहरलाल नेहरू ने आपको। हिंदू कोड अलग से कानून दे दिया आपको अलग से अधिकार दे दिया, आपको अपने अलग से आपके नाम से एक कानून बना दिया। तो इसमें कहा आपको दिक्कत क्या है? इस कानून से, इस कानून में दिक्कत क्या आ रही है? आप शादी नहीं कर पा रहे, यही दिक्कत है ना कि आप शादी नहीं कर पा रहे, 2 शादी नहीं कर पा रहे, 3 शादी नहीं कर पा रहे, यही ना दिक्कत है आपको। तो लिविंग रिलेशन में रहने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे ही रखा है, हम उस पर नहीं जाते। कानून बना इस देश के अंदर, जितनी बातें आई मैं सबका एक एक करके जवाब दे दूंगा। 1860 में मृत्यु भोज अधिनियम इस देश में बना, मृत्यु भोज अधिनियम, यानी आप मृत्यु भोज नहीं कर सकते, वो गलत है। लेकिन कौन मान रहा है? पूरे देश का हिंदू, मुसलमान, जितने लोग भी जिनको आस्था है, मृत्यु भोज इस देश में होता है ना, कोई मान रहा है उस कानून को? कहां मान रहे? दूसरी बात, जब इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पे जो है कानून मुसलमानों के लिए आ रहा है, हिंदू के लिए आ रहा है,
सारी समस्या यहीं आके फंस जाती है कि आप जब हिंदू मुसलमान करने लगते हैं तो आप पे शंका होने लगती है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं सर। और अलग से आपको विशेषाधिकार, अलग से सरकार ने आपको तो हिंदू कोड बिल दिया, हम लोग को नहीं दिया। ये तो अधिकार आपको ज्यादा मिला, फिर भी आप हो रहे हैं। ठीक है फजील अहमद, ठीक है, आपको तकलीफ हो रही है कि भाई ठीक, हिंदू कोड बिल के चलते हमको शादी नहीं कर रुकिए रुकिए फजील अहमद, अब रुकना होगा। फजील अहमद गलत समझ गए, या तो समझाइश की समस्या रही, या जानबूझ के शरारतन उन्होंने गलत को उद्धृत किया। मैं उनको याद दिला दूं, जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आया था तो उस समय जो हिंदुओं के संगठन थे वो उसके विरोध में थे, जिसको वो बता रहे कि आप लोगों के लिए तो अलग कानून दे दिया। ना जी, सारी मान्यता, रवायत, परंपराएं जो थी, जैसे पर्सनल लॉज में बाकी मजहबों को है, मैं मुसलमान का नाम नहीं लूंगा, वो सब खत्म करके सरकार ने अपना ठप्पा ठोक दिया था। मैं उसकी मेरी डिमांड पर भी नहीं जा रहा। जो फजील अहमद कौन होते हैं ये तर्क देने वाले? आप अगर इतना ही है जो बात कही जा रही है तो फिर फजील अहमद को स्वीकार करना चाहिए कि वही एहसान, वही गिफ्ट, वही तोहफा देश की दूसरी सबसे बड़े मजहब को भी दिया जा रहा है। एक अलग कानून, एक कानून में ले आए रहे दे रहे। खुश हो जाओ, ताली बजाओ। आपको भी तो तकलीफ यही है ना कि 4 शादी का मसला, हलाला का मसला का क्या होगा, और फिर मलाला कहां जा होगा? यही ना समस्या है। हलाला और मलाला का ही मसला है ना। कानून बताया, हलाला मसला मलाला का ही मसला है ना मित्र, हलाला मलाला का ही मसला है ना। ना इसलिए ही नहीं चलेगा ना। प्रशांत पटेल भाई, कहा जा रहा है कि मुसलमान का नाम ना लो। मैं मानता हूं कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, आप वकील भी हैं इसलिए मुझे इनलाइटन करिए, तो उसमें मुसलमान या क्रिश्चियन और हिंदू नहीं लिखा जाएगा एक। और मेरे ख्याल से कभी भारत के प्रधानमंत्री या किसी या धामी ने भी नहीं बोला कि ये मुसलमानों के लिए ला रहे हैं कि हिंदुओं के लिए ला रहे हैं। नहीं, फिर ये आशंका क्यों है? और दूसरी बात जो बार बार मैं देख रहा हूं, कांग्रेस की भी इच्छा है, फजील भाई जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स की भी इच्छा है कि बार बार कहते क्यों हो। तो मैं एक सामान्य नागरिक के नाते, मतदाता के नाते भारत के ये भी कहूंगा कि सबका साथ तभी होगा जब ये इच्छा पूरी की जाए इनकी। क्या अब खाली नहीं वचन जाए, क्योंकि वो बता रहे हैं कब कब बोला आपने और लागू नहीं किया, तो एक बार लागू ही हो जाए। वो लोग तो सहमत हैं ही, सब कह रहे हैं कि ये लोग तो करते नहीं, हम लोग तो सहमत हैं, इतना सहमत हैं कि सहमत होने के नाते बिल्कुल डिस्को कर रहे हैं। प्रशांत पटेल, तो एक बार सरकार हुकूमत हिंदुस्तान को लागू कर ही देना चाहिए। जब सब साथ हैं, वो करे अटल जी नहीं लाए, फलाने जी नहीं लाए, ढिकाने नहीं लाए, चुनाव आता है तो झुट्टे बोल देते हैं। प्रशांत पटेल, देखिए ये तो लागू हो ही रहा है, इसका उत्तराखंड का तो सेशन आने ही वाला किसी भी दिन आ सकता है, और जो हमने वादा किया तो उसको तो हम लागू कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का धर्म से तो कोई उसका लेना देना नहीं है, तो सभी के लिए समान रूप से लागू हो रहा है। ना तो कोई ये ना तो खाली हिंदू पे लागू हुआ या ना मुसलमान पे लागू होगा, ना खाली सिख पे, सभी देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें तो ये बात बेमानी है, जो भी इस तरह की बात कर रहा हूँ बात गलत। हमने भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई स्टैंड नहीं किया, किसी के पक्ष में है या किसी के विरोध में है। हो सकता है कि कुछ प्रोविजन किसी को अच्छे लगे, किसी को खराब लगे, ये बात हो सकती है, लेकिन जो हमारा इसमें प्रॉमिस था हम इसको लेकर के आएंगे, उत्तराखंड में भी लेकर के आएंगे, देश में भी भारतीय जनता पार्टी का इसका हमारा स्टैंड रहा है, कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे। जब उसका समय होगा तो लेकर के आएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु थोड़ा है। हम तो पहले भी जो हमने 2 चीजें कही थी, इसी तरह लोग धारा 370 के बारे में कहते थे, राम मंदिर के बारे में कहते थे कि भाई डेट नहीं बताएंगे, डेट भी आ गई कि 22 जनवरी 2024। तब इसी तरह का कॉमन सिविल कोड भी आ जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं बोलते रहेंगे, जो कि इनके पास अब खुल करके विरोध करने की स्थिति में नहीं है। चीजें, देश की जनता जागरूक हो गई है, तब बस कुछ ही दिनों की समय है, उसके बाद निश्चित तौर पर कॉमन सिविल कोड लागू होने वाला है। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। रत्नाकर जी, कहा जा रहा था कि भाई भाजपा जब जब चुनाव आते हैं तब तब इस मुद्दे को उछालती है।
लेकिन उसको करना धरना कुछ नहीं, वाजपेयी से लेकर तमाम उदाहरण दिए गए, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उदाहरण आए। प्रशांत पटेल ने कहा कि एक नारा लगता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या दूसरी बात आई थी, 300 हिम्मत है, मैं कोट कर रहा हूं INDIA के एक बड़े नेता के शब्दों को अपनी स्मृति से, हिम्मत है अगर मोदी में तो 370 हटा के देख ले, अरे खून की नदियां बह जाएंगी जम्मू में, कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा हाथ में। रत्नाकर जी, भगवान की कृपा से शांतिपूर्वक 370 हट गई, प्रसाद बट गया। क्या कहीं कोई कंकड़ भी नहीं चला, झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ, नहीं। और 22 तारीख को जनवरी में मंदिर भी लोकार्पित हो जाएगा। रत्नाकर जी। अमिताभ जी देखिए जी, आपने भी चर्चा किया तो 370 और राम मंदिर का ही चर्चा किया, और हमारे प्रशांत भाई भी जब भी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तभी भी धार्मिक मुद्दों के आधार पे ही अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन देश को आज क्या जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी ज्यादा जरूरत है देश को कि जो देश की आजादी आबादी जो भूखों सोमने की नौबत है, उनको किस तरह से उनका जो जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनको महंगाई से निजात दिलाया जाए, उनको रोजगार दिलाया जाए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाए आज देश को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को धर्म के आधार पे राजनीति करने का जो है इनका एक एजेंडा रहा है शुरू से ही, और उसी पे आकर करेंगे। और अभी चुनावी वक्त है, चुनावी माहौल है, तो अंततोगत्वा फिर उसी धार्मिक मुद्दे को लेकर के आएंगे, जिससे कि समाज में एक डिवाइड एंड रूल की जो इनकी एक एजेंडा है उसको पूरा किया जा सके। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 370 तो धार्मिक मसला नहीं था, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला था, एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है भाई, धार्मिक कैसे हो गया? 370 में धार्मिक कहाँ है बताओ हमको। हाँ, गजब बात है, धार्मिक कैसे हो गया 370? नहीं, 370 का जो मसला था वो कहीं ना कहीं 370 एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। सरकार ने पार्लियामेंट ने अबॉलिश कर दिया कानून, बात खत्म हो गई। नेहरू जी लाए थे, तब की लोकसभा ने पास किया, अब की लोकसभा ने हटा दिया, क्या समस्या है? अरे तो भैया राम मंदिर का भी मसला कानून सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, वो कानून के तहत बन जाएगा, उसमें क्या तकलीफ है? बन गया। धर्म का तो एंगल जुड़ा हुआ है ना उसमें। 3 तलाक भी तो कानून ही बना है ना, कानून ही बना है ना 3 तलाक, तो उसमें भी तो धर्म का एंगल ही जुड़ा हुआ है। देखिए अमिताभ जी, मैं एक ही चीज कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, कि देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 25 ऑलरेडी दिया हुआ, और आर्टिकल 25 क्या कहता है हमें? आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ एनी रिलीजन की गारंटी देता है। किसी भी आर्टिकल 25, 26, 29 धार्मिक और व्यक्तिगत आजादी की हमें स्वतंत्रता देता है। इस तरह के कानून जब हमारे प्राविधान में है, हमारे संविधान में है, तो इस तरह के कानून ला करके, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके और लोगों को की, और देखिए आप जरूर रिफॉर्म अगर आपको करना है समाज में तो इस तरह का कानून ठीक है, लेकिन आपकी मंशा क्या है? ठीक है, आपकी मंशा है लोगों की धार्मिक आजादी को छीनने की। ठीक है, जो धार्मिक ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब आगे बात, आगे सारी बात, आगे अब रुक, सभी लोग विरोध करेंगे, आगे बात, आगे इस पर मैं एक बात कहूंगा। आर्टिकल 25 का वो जिक्र किया रत्नाकर सिंह ने, उस पर एक बहुत क्लिंचिंग एविडेंस मैं दूंगा कि इसका मतलब क्या है, बताऊंगा अभी। रावत साहब, एक लाइन में बताइए कि यूसीसी क्यों लागू होना चाहिए, और यही सवाल पूछूंगा फजील अहमद से कि क्यों लागू नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं क्यों लागू होना चाहिए, फजील अहमद आप तैयार रहिए, क्यों लागू नहीं होना चाहिए, लंबी तकरीर नहीं, एक लाइन में उत्तर दीजिए। अमिताभ जी, देश की उन्नति, देश की प्रोग्रेस के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं उनमें ये कानून है, और ये हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान के लिए प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, और सब में समन्वयता बनी रहे आपस में, उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, फजील भाई, फजील अहमद तक आवाज आ रही है? आ रही। जी, एक लाइन में यूसीसी क्यों लागू नहीं होना चाहिए जी। देखिए अभी रत्नाकर जी ने जो बात कही आपने, नहीं, मैंने रावत जी को भी उतने एक लाइन में बताइए, रत्नाकर जी की बात में मत पढ़िए, सिर्फ इतना बताइए। नो नहीं सुन सकते, यूसीसी क्यों लागू नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना बताइए ना, सिर्फ इतना बताइए। में सुन लीजिए, कश्मीर में मुसलमान रहते हैं,
370 हटा दिया, 371 नहीं हटाया। दोनों का सेम स्टेटस है ना। जो इस देश को 370 देता है वही 371 देता है। तो अगर मुसलमान कश्मीर में रहते हैं, उनसे आपको चुभ रहा है, उनको आजादी नहीं चाहिए। स्पेशल स्टेटस मुसलमान को अगर कश्मीर में मिल रहा है वो आपको दुख है, लेकिन 371 को 371 आपने समाप्त किए। आगे बात फजील उनको जो समय दिया था, आगे अब रुकना होगा। आप उनको यूसीसी पे नहीं बोलना, उनको 370 पे बोलना था। उन्होंने अपने समय का उपयोग वहां किया, चलिए वो भी अच्छा है। जिस विषय पर राय रखनी उसी पे से। रत्नाकर भाई ने, कांग्रेस ने आर्टिकल 25 का उल्लेख किया, कहा धर्म की प्रैक्टिसेस की आजादी है भारत के समझ। जी हाँ, जब नेहरू ला रहे थे हिंदू कोड बिल, तब भी संविधान का ये अनुच्छेद लागू था इस मुल्क में। जब इस मुल्क की 90% आबादी के धार्मिक रीति रिवाजों पर कानून थोपा जा रहा था। मैं उसके गलत सही की बहस में नहीं जा रहा, मैं तर्क के लिए तर्क दे रहा हूं। तब कांग्रेस कहां थी? तब उसको अनुच्छेद 25 नहीं दिखाई दिया। अरे तर्क तो मजबूत लाओ भाई मेरे, लचर तर्क लाओगे फिर कहोगे लो। ऐसा तर्क लाओ जो कटे नहीं तीनों लोकों में, आकाश पाताल पृथ्वी कहीं नहीं कटे। ऐसा तर्क तो लाओ। ये तर्क तो उड़ गया। 5000 साल की रवायतें थीं, कानून बना दिया ना, तब 25 नहीं था। गजब बात है। आप एक तरफ कहते हो कि ये लाते क्यों नहीं है, हमारी नाराजगी इसलिए। जब वो कहते हम ला रहे हैं तो करे ला क्यों रहे हैं। गजब बात है। सास बहू से कहे कि आटा गूंथते पे हिलती क्यों है। अरे मैं आटा गूंथेगी तो हिलेगी ना। तीसरी बात कही गई कि कब लाएं, इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब करें, यह उनने जनसंघ से तो पूछा नहीं था। उनका एजेंडा, उनका मन जब आया तो किया। इमरजेंसी कब लगाए, कांग्रेसियों से भी नहीं पूछा था। प्रीवी पर्स कब बंद करना है, किस दिन अचानक करना है, उन्होंने किसी से पूछा नहीं। एजेंडा तो नेता खुद ही चुनेगा ना समय, कि वो भी आपसे पूछेगा। जवाहरलाल नेहरू, मैंने इसीलिए एक उतना बड़ा उदाहरण दे दिया, नेहरू पहले प्रधानमंत्री भारत के। मुझे बता दीजिए कि संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी क्या कि हिंदू कोड बिल लाएंगे? नहीं ना। और आपने भरोसा दिया पार्लियामेंट को। उस समय हिंदू महासभा के जो सांसद थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया था। उस विरोध को शांत करने के लिए पंडित जी ने वचन दे दिया। उनसे पूछा गया, बाद में एक विदेशी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया रावत जी उनका, तो जवाहरलाल जी ने कहा, मैं उस देश में प्रधानमंत्री हूं जहां के मुसलमान ये स्वीकार नहीं करेंगे, हिंदू स्वीकार कर सकते थे इसलिए मैंने कर दिया, मैं वहां नहीं कर सकता। अच्छा, हिंदू से पूछने की जरूरत नहीं। पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार हासिल होगा, यह कानून बना ना, पहले तो नहीं था, स्वीकार किया ना। यही बात हम कह रहे हैं कि उधर भी लागू हो जाए, उधर की बिटिया भी बिटिया है तो तकलीफ है। बोले ना उधर की नहीं करो। मैं उस बहस में नहीं जाता कि वो कानून इतनी जल्दी में क्यों लाया गया था, उस वक्त क्या परिस्थिति थी देश की, उसके बहस में नहीं जा रहा, वो तर्क ठीक नहीं है। लेकिन इशारा करके छोड़ रहा हूं, जो लोग गूगल सर्च करेंगे टाइमिंग को लेके, प्रशांत जी, उनको पता लग जाएगा वो टाइमिंग क्या थी जब नेहरू जी बिल लेकर आए थे, उत्तराधिकार वाला बेटी का, है ना। स्वीकार किया ना भारत में। ये बकरी, भेड़ बकरी थी आबादी, भारत की 90% आबादी भेड़ बकरी थी कि चल जैसे हाँक दो। अब बड़ा तंज हो रहा है कि अच्छा आप किसी हिमाकत करेंगे। अरे मैं 50 लाख आदमी से पूछा और किसी को रोका नहीं चिट्ठी लिखने से। लिखते चिट्ठी देते। कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला, 12 करोड़ आदमी चिट्ठी लिखवाते भेजती विधि आयोग को, अगर उसके कहने से चिट्ठी लिखते वो लोग तो नहीं ना। ठीक है, रायशुमारी ऐसे होगी ना। फिर कहा जा रहा है कि मुसलमान की बात क्यों की जा रही। कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा।
जब महमूद मदनी और अरशद मदनी इसके खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि ये क्या मसला मुसलमान का ही है। फजील भाई के संज्ञान के लिए कहूंगा, कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा। और मेरी बात लिख लीजिए, जब ये कानून आएगा इसी वर्ष आएगा, इसी वर्ष आएगा। किसी को जानकारी हो नहीं हो, मुझे है, उत्तराखंड में इसी वर्ष ये ये विधेयक कानून बन जाएगा। जानकारी रख लो, सबकी सेहत के लिए अच्छा है। उसमें मुसलमान शब्द नहीं लिखा होगा, एम नहीं लिखा होगा। ये एम बाई यूपी में चलता होगा, वहां एम नहीं लिखा होगा। झंझट खत्म, काय को तकलीफ में हो भाई सब लोग। और 370 में मुसलमान कहां लिखा है? फिर ये क्यों कहा गया कि हिंदुस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी? वहां कोको कोला तक नहीं बहा किसी का, चाय तक नहीं छलकी। झुट मुट का ड्रामा फैलाए थे सब लोग कि कश्मीर में लहूलुहान हो जाएगा कश्मीर। अरे गजब करते हो, कुछ नहीं हुआ कसम से। किसी गाड़ी शीशा नहीं टूटा, सब सीधे चल रहे। कहा कि झंडा उठाने, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा राज्य की, कश्मीर में याद रहे, कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा। उनकी जानकारी के लिए बता दूं रावत साहब का, कई दशकों बाद भारत की पुण्य भूमि शारदा पीठ पर दीपावली मनाई गई इस बार। क्या जो ये कह रहे थे यहां खून की नदियां बह जाएंगी, वहां टमाटर केचप भी नहीं बहा कि लाल दूषित दिख जाता। मां शारदा के मंदिर में दीपावली का दीपक जरूर जला। इससे तकलीफ है क्या? इससे समस्या है क्या? इसका मतलब रस्सी का सांप बना खेल रहे थे गुरु। वाह वाह वाह, करे ना उधर मत जाना। बोले क्यों? बोले उधर सांप है। हो सकता है सरकारें डर जाती हो ये सुन के कि खून की नदियां बह जाएंगी। उन्हें साला नदियों में खून ही खून हो जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ, पान की पीक बराबर भी खून नहीं बहा। मैं कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भारत के नेताओं से ज्यादा समझदारी का परिचय दिया। सामान्य लोगों ने वो जान गए कि भैया 370 हटने से हमको क्या तकलीफ है। राम मंदिर का भी विषय था। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस पर लगता है कि इनको आंतरिक मीटिंगों का दौर बढ़ाना चाहिए टीबी के बजाय। जैसे उन्होंने कहा कि राम मंदिर धार्मिक विषय नहीं है। कौन कहता धार्मिक? आपने कहा कि वो तो मोदी के भरोसे थोड़ी नहीं बनना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ओके, अभी कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि वो किसी की नहीं मानते, आला कमान की। वही आला है, वही कमान है मध्य प्रदेश में। उनने कहा कि भाई राम मंदिर का क्रेडिट थोड़ा हमको भी दो, 30% कांग्रेस को भी। पत्रकारों ने पूछा कैसे भैया? बोले ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। जबकि कागज कहता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से ताला खुला था। वहां कोर्ट का आदेश राजीव गांधी के खाते में चला गया, यहां कोर्ट का आदेश मोदी के खाते में नहीं जाएगा। एक लाइन तो तय कर लो भैया। और रत्नाकर भाई, राम तो सबके हैं। एक दोने में फूल लीजिए ताजे, बतासा लीजिए, अगर धूप बत्ती लीजिए, जाके दर्शन करें कांग्रेस के अध्यक्ष को। रोक है? कमलनाथ जी क्रेडिट मांग रहे थे राम मंदिर पर, राम मंदिर के दर्शन कर आते, क्रेडिट अपने आप मिल जाता। नहीं, अब ऐसे क्रेडिट कैसे मिलेगा बिना गए आए? कहीं तो जाना पड़ेगा ना मित्र। नहीं, ये मसला है। और मैं कहूंगा कि आज के दौर में कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की, अरे रवायतों की आजादी, संविधान का उल्लेख हो रहा है। दुनिया के दूसरे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क, रत्नाकर भाई के संज्ञान के लिए कहूंगा, दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक मुल्क जो सेकुलर हैं, हमारे ही कदकाठी के, वहां एक ही कानून लागू है। वहां शरीयत नहीं है। वहां भी तो है ना शरीयत, वहां भी तो शरीयत के मानने वाले हैं। वो सब सीधे क्यों चलते हैं? अमेरिका में सीधे क्यों चलते हैं? बर्तानिया में सीधे क्यों चलते हैं? चलते हैं ना। वहां लफड़ा नहीं, लफड़ा यही होगा तो क्यों होगा भाई? अमेरिका में भी तो दुनिया के तमाम धर्मों के मानने वाले हैं ना, लेकिन वह कानून अपना नहीं चला सकते। कानून अमेरिका ही का चलेगा। रत्नाकर जी, वो भी पुराना लोकतंत्र है और
धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, ब्रिटेन में भी यही नियम है। नमाज पढ़ने की आजादी, आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की आजादी, क्या? लेकिन बाकी कानून एक से चलेंगे। ये हलाला मलाला नहीं हो सकता। फिर वहां पुलिस बंद कर देगी, जेल में डाल देगी, लट्टा लग मारेगी। नहीं, अब है, बना दिया उनने कानून। अब आप बताओ, सच्ची बताना दिल पे हाथ रख के, कोई आपने धरना प्रदर्शन देखा कि भाई अमेरिका में हलाला खोलो? कोई कहीं आपने देखा, कहीं ट्विटर पर फेसबुक पे आया हो कि 1000 2000 10,000 आदमी निकल पड़े हैं, बोले बाइडन हलाला खोलो, बाइडन हलाला खोलो? नहीं ना। जानते हैं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना, कानून से चलना भैया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे पारसी, ईसाई। इसमें क्या समस्या है? केवल मुसलमानों के लिए ये बिल आ रहा है, ये दुष्प्रचार क्यों? ये भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए बिल आ रहा है। आपने पार्शियलिटी की थी जब पंडित जी ये हिंदू कोड बिल लाए थे, उसी झटके में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ले आए? क्या समस्या थी? टाइपिस्ट नहीं था, जिसने हिंदू कोड बिल टाइप किया वही वकील मिलके इसको टाइप कर देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। नहीं किया। अब उसके पीछे मुझे बताने की जरूरत है कि क्यों नहीं किया था मित्र। वो तो इतिहास में दर्ज है कि क्यों नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं इसका स्वागत होना चाहिए, मुसलमानों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। हम मुस्लिम लोगों से कहेंगे किसी बेटी, अब बेटी के बाप की नजर से इस बिल पर सोचिएगा, पुरुषवादी वर्चस्ववादी मानसिकता से नहीं। आपकी बेटी हलाला मलाला से मुक्त हो, आपकी बेटी को संपत्ति में अधिकार हो, आपकी बेटी को संतान गोद लेने का अधिकार मिले, ये खराब बात है क्या? 10 तरीके से शादी नहीं हो, एक तरीके से हो जिसका कानूनी प्रमाण हो, ताकि बेटी को संकट में डाल के कोई भाग नहीं पाए, ये गलत बात है क्या? मैं सारे मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि पिता और भाई बनकर सोचिए, शौहर बनकर सारा खेल खेलने की कोशिश मत करिए, वो रास्ता खराब है। बाप और भाई बनकर सोचिए, आप इस बिल के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, इस बिल का परचम लहराएंगे। एक बार बाप और भाई की नजर से सोच के देख लीजिएगा। ट्रिपल तलाक पर भी बहुत हल्ला हुआ था, कहा था कायनात पलट जाएगी, क्या हुआ? मतलब दाल में नमक ज्यादा रत्नाकर भाई तो लड़की हमारे मायके आके गिरी, आके 4 बच्चों को लेके बोले शौहर ने तलाक दे दिया। गजबे तमाशा था। और उसके बाद फिर कोई समझदार आदमी से पूछो तो वो कहता था संविधान का अनुच्छेद 25 पढ़िए, इसमें ऐसे ही चलेगा। ना जी, कोई अनुच्छेद हो ऐसे सारे छेद बंद करो, उनमें एमसी लगाओ। जो नारी के सम्मान के खिलाफ जाते हो, नारी की स्वाभिमान के विरुद्ध जाते हो, वो सारे कानून संविधान के अनुच्छेद हो तो, और चाहे कानून हो, उनको खंडित करिए, एबॉलिश किया जाना चाहिए। एक विज्ञापन देख लीजिए। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मैं हिंदू कोड बिल के भी पक्ष में था। मैंने जब बाद में उस समय की स्थिति परिस्थिति का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि ठीक है, हिंदू कोड बिल आना चाहिए था। सती प्रथा पर कानून आया, मैं उसके पक्ष में। विधवा विवाह पर कानून आया, उसके पक्ष में। बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार हिंदुओं में, उसके पक्ष में। वैसे ही मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हूं, किसी को अच्छा लगे या खराब लगे। ट्रिपल तलाक कानून जब बन रहा था तो मैंने तमाम बहसें की उस मुद्दे पर। मैं हर बार अपने पैनल में आए मुस्लिम मित्रों से, भाइयों से कहता था, भाई शौहर बनकर मत सोचिए, केवल बाप और भाई बनकर सोचिए, आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। वैसे ही मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर
भारत भर के पुरुषों को पिता और भाई बनकर सोचना चाहिए, ताकि महिला के सम्मान को हम कानूनी तौर पर सुरक्षित कर सकें, संरक्षित कर सकें। धन्यवाद। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।